अच्छा, ये क्लास 10th चैप्टर 5 केमिस्ट्री पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि इससे पहले के चारों चैप्टर हो चुके हैं। ठीक है, कार्बन कंपाउंड भी मैंने अभी पढ़ा है कुछ दिन पहले, तो जाके देख लेना एक बार, अगर कुछ दिक्कत लगे तो पूछ लेना। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्या है जनरली, इसमें एक एलिमेंट्स जो है हमारे हाइड्रोजन हीलियम ये सब, इन सबको किस तरह से अरेंज करा जाए उसके बारे में। ठीक है, जैसे इन क्लास पढ़ता हूँ मैं। ठीक है, शुरू करता हूँ। इन क्लास 9th वी हैव लर्न दैट मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एन एलिमेंट कंटेन एटम ओनली ऑफ वन टाइप। ठीक है, जैसे हमारे पास लोहे की रॉड है तो उसके अंदर आयरन ही होगा, एफ ही होगा, है ना। एफ ही बोलते हैं, आयरन का सिंबल होता है। सो और ये हो गया हमारा एलिमेंट, और उसके कंपाउंड भी बनते हैं, फिर उसके मिक्सचर भी बनते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि क्लास 9th में पढ़ा था। तो अब क्लास 10th में सबसे पहली बात तो आ जाती है कि हमारे पास आज के टाइम पे 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, उनमें से 98 जो है वो नेचुरली अकरिंग है। ठीक है, यानी नेचर में पाए जाते हैं। तो एज डिफरेंट एलिमेंट वर बीइंग डिस्कवर्ड, साइंटिस्ट गैदर मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस एलिमेंट्स। तो जैसे जैसे एलिमेंट मिलते गए, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलता गया, और उनको ऑर्गेनाइज करना मुश्किल हो गया, क्योंकि 98 एलिमेंट्स के बीच में पैटर्न ढूंढना कि कौन से एलिमेंट मैच कर रहे हैं एक दूसरे से, ये दिक्कत भरा काम था। तो शुरुआत होती है मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस, अर्ली अटेम्प्ट इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, शुरुआत में क्या हुआ कि कैसे एलिमेंट्स को क्लासीफाई करें, ये दिक्कत का काम था। जैसे अगर तुम्हारे पास फिगर 5.1 कहती है कि अगर तुम्हारे पास एक मैप हो और तुम्हें ख़जाने का रास्ता पता हो, तो वहाँ से पहुँचने के लिए जितना, तो वहाँ से पहुँचने के लिए जितना काम करना पड़ेगा, वही चीज़ यहाँ पे भी होगी। ठीक है, तो शुरुआत में काफ़ी दिक्कत आई, है ना। और शुरुआत हमारी डोबर्नियर ट्राइड से होती है। हुआ क्या था कि जॉन वोल्फगैंग डोबर्नियर थे, उन्होंने एक पैटर्न निकाला, जिन्होंने उनको उसका नाम दिया डोबर्नियर ट्राइड। ठीक है, तो 3 ग्रुप में एलिमेंट्स को एक साथ रखा, और किस तरह से रखा। डोबर्नियर शोड दैट व्हेन द 3 एलिमेंट्स इन अ triad were written in the order of increasing atomic mass, the atomic mass of the middle element was roughly the average of atomic mass of the other 2 elements। ठीक है, यानी जो बीच में जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास जो होगा, ये ऐसे कह सकते हैं। देखो, जैसे NPAS है, तो यहाँ पे 14, 31 और 74 है ना। तो 14 और 74 को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, इसको ही एवरेज कहते हैं ना। अगर दो चीज़ों का एवरेज करना होता है तो उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 14 और 74 को जोड़ के 2 से डिवाइड करने पे 32 या ऐसे कुछ आता है, तो 31 के पास है ना। तो ये उन्होंने पैटर्न ढूंढा कि ऐसे 3 एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर और नीचे के 2 का सम करने से बीच वाले के सम के बराबर आ जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल टेक द ट्राइड कंसिस्टिंग ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के मासेस लिए। ठीक है, तो इन दोनों का एवरेज मास क्या होगा। तो एक टेबल दे रखी है, सम ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स आर अरेंज डाउनवर्ड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के रूप में रखे गए हैं। ठीक है, तो डोबर्नियर ने शुरुआत करी थी, कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड्स। तो ड्रॉबैक कह सकते हैं, उनको सिर्फ 3 के जोड़े मिले थे, 3 3। ठीक है, तो अब उस टाइम पे तो जितने एलिमेंट्स थे उन सबके साथ ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये ज़्यादा क्लासिफिकेशन यूज़फुल नहीं हो पाया। और फिर आए न्यूलैंड, लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड भी एक साइंटिस्ट थे, जॉन न्यूलैंड, इंग्लिश साइंटिस्ट थे। जब डोबर्नियर ने हार मान लिया कि भाई नहीं हो पा रहा, देन अदर केमिस्ट
कोरिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद द एटॉमिक मास। फिर बाकी उन लोगों ने भी ट्राई करके देखा कि हम देखते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। तो न्यूलैंड ने बहुत सिंपल काम करा, उन्होंने लोएस्ट एटॉमिक मास से लेके हाईएस्ट एटॉमिक मास तक रखना शुरू कर दिया, और उस टाइम पे थोरियम जाना जाता था हाईएस्ट एटॉमिक मास। तो ही फाउंड द एवरी 8th एलिमेंट हैज़ प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट। ठीक है, तो उनको पता चला कि हर 8वां एलिमेंट जो है वो पहले एलिमेंट के बराबर है, यानी प्रॉपर्टी दोनों की मैच कर रही है। तो 8वां यानी जैसे हम बोलते हैं ना ऑक्टागन में 8 साइड होती हैं, तो ऑक्ट मतलब एक तरह से 8। ठीक है, फर्स्ट और 8th मैच करेगा, फिर आगे वाला आगे से जब गिनती करेंगे 8 तक वो मैच करेगा। तो इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा गया, या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा गया। ठीक है, तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव द प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड सोडियम आर फाउंड टू बी सेम। सोडियम इज़ द 8th एलिमेंट आफ्टर द लिथियम। ठीक है, तो न्यूलैंड ऑक्टेव में अगर एग्जाम्पल पूछा जाएगा, इसके बारे में पूछा जाएगा, तो ये लिखना कि लिथियम और सोडियम है, इन दोनों की प्रॉपर्टी मैच करती हैं, और न्यूलैंड ऑक्टेव के हिसाब से भी ये एक दूसरे से 8वें नंबर, मतलब आप लिथियम से गिनना शुरू करोगे तो सोडियम पे पहुँचोगे तो 8वां एलिमेंट है सोडियम। सिमिलरली बेरिलियम और मैग्नीशियम का भी यही काम है। तो ये इस तरह से टेबल दिखती है। ठीक है, और ये म्यूज़िकल नोट पे रखा गया है सारे गामा, है ना। तो 7 सुर होते हैं, है ना, 7 नोट्स होती हैं। तो फिर उसके बेसिस पे रखा गया कि जो 8th नोट होगी वो फिर से वापस आ जाएगी। तो देखो किस तरह से हाइड्रोजन है, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, नीचे देख रहे हो कोबाल्ट और निकल। ये इसका ड्रॉबैक है, एक साथ इन्होंने दो दो रख दिए। देखो अभी नीचे पढ़ते हैं, इट वॉज फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। तो ये भी दिक्कत का काम हो गया कि सिर्फ कैल्शियम तक ही हो रहा था, और एवरी 8 एलिमेंट डिड नॉट, और कैल्शियम के बाद से अगर 8वां एलिमेंट गिनना जाए तो उसके बाद सेम प्रॉपर्टी नहीं आ रही थी, उसकी प्रॉपर्टी अलग आ रही थी। अगला, इट वॉज अज्यूम्ड न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर। और न्यूलैंड ने बोल दिया था कि भाई 56 एलिमेंट ही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता। मगर क्या हुआ, क्या आगे जाके बहुत सारे एलिमेंट खोजे गए, और आज तो 118 एलिमेंट जानते हैं हम। इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इन इस टेबल, और न्यूलैंड ने तीसरा तरीका क्या लगाया, देखो ये ड्रॉबैक है, यानी पूछा जाएगा न्यूलैंड का तरीका क्यों नहीं काम आया। पहला तरीका क्या है कि कैल्शियम के बाद से फॉलो ही नहीं हो रहा था 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी वाला काम। दूसरा क्या है, उसने बोल दिया था कि 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं धरती पे, या उसने बोल दिया सिर्फ 56 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, मगर उसके बाद तो बहुत सारे एलिमेंट एग्जिस्ट हुए। तीसरा क्या था, न्यूलैंड ने कहीं कहीं जगह पे दो दो एलिमेंट को भी एक साथ रखा। जैसे अभी मैंने कोबाल्ट और निकल आपको दिखाया कि कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट एंड दे आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन क्लोरीन। तो जो कि फ्लोरीन क्लोरीन तो अलग ही है ना, वो तो नॉन मेटल है, और कोबाल्ट निकल के हैं, मेटल हैं, और उन दोनों को एक साथ भी रख दिया, अलग अलग प्रॉपर्टी भी मैच नहीं हो रही। तो ये दिक्कत, ये एक ड्रॉबैक था। ठीक है, फिर अब केओस, यानी केओस ऐसे होता है भीड़ भाड़ से अलग। मेंडलीव आ गए, मेंडलीव का बहुत बड़ा हाथ है पीरियोडिक टेबल में, जो आज हम देख पाते हैं। ठीक है, मेंडलीव ने क्या बोला, इवन आफ्टर रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव मैनी साइंटिस्ट कंटिन्यू टू सर्च द पैटर्न दैट कोरिलेट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विद देयर एटॉमिक मास। ठीक है, तो अब मेंडलीव आ गए, एक रशियन केमिस्ट से। इन्होंने, इनका सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है पीरियोडिक टेबल बनने में। ठीक है, शुरुआत इनकी वजह से हुई है पीरियोडिक टेबल की। तो व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क 63 एलिमेंट वर नोन। मेंडलीव के टाइम पे 63 एलिमेंट जान लिए गए थे। ही एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो मेंडलीव ने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी को ध्यान से समझा एलिमेंट्स की। और एक अच्छी चीज़ कि मेंडलीव कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड फाउंड बाय एलिमेंट विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कंपाउंड पे फोकस करा, क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो देखते हैं कि उन्होंने देखा कि एलिमेंट जो है वो हाइड्राइड कैसा बना रहा है, ऑक्साइड कैसा बना रहा है। ठीक है, मेटल का भी ऑक्साइड होता है, कार्बन का भी होता है, यानी नॉन मेटल का भी होता है ना। तो हर कोई ऑक्साइड बना पाता है, इसलिए उन्होंने ये सोच के देखा। तो उन्होंने 63 कार्ड लिए, 63 कार्ड पे, हर एक कार्ड पे उन्होंने हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिख दी, और काम शुरू कर दिया अपना सॉर्ट करने का, यानी एक तरह से जिनकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है उनको एक साथ रख देने का।
और दीवार पे चिपका दिया। तो जब उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि पीरियोडिक टेबल जो है अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे देखा जाए, तो इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर अकर अ पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ द एलिमेंट विद सिमिलर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी। तो इन्होंने भी यही चीज़ नोटिस करी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कुछ एलिमेंट्स की मैच हो रही थी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मेंडलीव फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक टेबल, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। तो कोई भी पूछेगा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल क्या कहती है, क्या फॉर्मुलेट करती है, तो तुम यही बोलना कि जो एलिमेंट्स हैं ना उनको किस बेसिस पे रखा गया है, उनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पे रखा गया है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंटेन वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। ठीक है, वर्टिकल कॉलम यानी जो स्ट्रेट में होते हैं, जैसे झंडा हो गया, झंडा स्ट्रेट होता है ना तो वो वर्टिकल हो गया वो। हॉरिजॉन्टल यानी जो लेटे में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टेबल दिख रही है। इस तरह से टेबल दिख रही है। ठीक है, नीचे से पीरियड जा रहे हैं और ग्रुप जो हैं वो दिख ही रहे होंगे, वर्टिकली हैं। जैसे ग्रुप 1 हो गया पूरा नीचे तक, है ना, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम ये सब पीरियड होते हैं सामने वाले। तो मेंडलीव टेबल जो है वो जर्मन में पब्लिश करी गई थी। और आर मतलब होता है कोई सा भी एलिमेंट। ठीक है, जैसे मैंने बोला RO2 में आप आर में कार्बन भी लगा सकते हो, कुछ और भी लगा सकते हो। ठीक है, एक ग्रुप के एलिमेंट को दर्शाने के लिए काम आया। अचीवमेंट क्या हुई? While developing periodic table, there was a few instances where Mendeleev had to place element with a slightly greater, हाँ थोड़ा बहुत दिक्कत आ गई, जैसे कि सब में आई थी, मगर ये ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं थी। इन्होंने बहुत बड़ा हाथ है इनका। ठीक है, इनको क्या करना पड़ेगा, इन्होंने बोला कि अब मैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे रखूँगा एटम्स को। मगर एक समय ऐसा आया कि एक का मास ज़्यादा निकला मगर उसको पीछे रखना पड़ गया। वो क्या था उसके बारे में जानते हैं। हाँ हाँ, तो वो था कोबाल्ट। कोबाल्ट का मास था 58.9 एटॉमिक मास था, और निकल का 58.7। तो कायदे के हिसाब से तो निकल के बाद आएगा कोबाल्ट, क्योंकि कोबाल्ट का मास ज़्यादा है, मगर उसको पीछे रखना पड़ गया था। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या थी, ये अच्छी चीज़ थी कि मेंडलीव ने कुछ पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ दिए थे और कहा था कि यहाँ पे अभी तक वो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए हैं और उनको यहाँ डाला जाएगा भविष्य में। तो उन्होंने उसको ए का नाम दे दिया था। जैसे अगर एलुमिनियम की प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है वो, तो ए का एलुमिनियम रख दिया। ठीक है, और अगर गैलियम से कर मतलब एलुमिनियम से कर रहा है तो ए का एलुमिनियम, कोई और से कर रहा है तो फिर उसके आगे ए का लगा दे। जैसे हम लगाते हैं ना एक्स और एक्स डैश, वाई वाई डैश, है ना। अगर आप देखते होगे मैथ्स में लगाते हैं, वैसे नहीं देखा तो कोई बात नहीं, बस एक तरह से ध्यान रखना कि वो प्रॉपर्टी मैच कर रहा था तो उन्होंने ऐसे ही नाम दे दिया। आगे जाके उनका नाम जो उसने जगह खाली छोड़ी थी, वो स्कैंडियम गैलियम जर्मेनियम बाद में डिस्कवर हुए ना, फिर उसकी जगह को फिल करा गया। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन। ठीक है, उस टाइम ही बता दिया था। तो जब प्रॉपर्टी मैच करी तो देखो किस तरह से टेबल 5.5 देखो, है ना, कितना मैच हो रहा है प्रॉपर्टी। तो ये अच्छी बात करी थी उन्होंने। दिस प्रोवाइड कंसीविंग एविडेंस फॉर बोथ द करेक्टनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो एक तरह से ये जो है वो ये एक बहुत बड़ा एविडेंस था, प्रूफ था कि हाँ भाई मेंडलीव की टेबल एकदम सही है। उसने यहाँ तक कि नोबल गैस के लिए भी जगह छोड़ दी थी। ठीक है, जो कि बाद में डिस्कवर हुए क्योंकि इनर्ट नेचर है उनका, है ना। अब लिमिटेशन क्या थी मेंडलीव की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हाइड्रोजन। हाँ, तो एक तो हाइड्रोजन के बारे में देखो, हाइड्रोजन क्या होता है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, HCl बनता है ना। पहले के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा H+Cl=HCl, है ना। और सोडियम क्लोरीन के साथ मिलके क्या बनता है, NaCl। तो देखो हाइड्रोजन जो है वो सोडियम की तरह बर्ताव कर रहा है। मगर अब थोड़ा दूसरे तरीके से सोचते हैं, हाइड्रोजन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। मैं थोड़ा दूसरा एग्जांपल सोचता हूँ। हाँ,
हाइड्रोजन जो है वो खुद के साथ मॉलिक्यूल बनाता है H2, है ना। क्लोरीन क्या करता है, जैसे मैं बोलूँगा क्लोरीन गैस है तो क्लोरीन गैस Cl नहीं रहती, Cl2 रहती है। ऑक्सीजन गैस है तो वो O2 रहती है। तो ये देख रहे हो हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन जैसा भी बर्ताव कर रहा है, सोडियम जैसा भी बर्ताव कर रहा है। तो हाइड्रोजन को रखा कहाँ जाए, किसके ग्रुप में रखा जाए, ये दिक्कत की बात थी कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए। ठीक है, सर्टेनली नो फिक्स पोजीशन हैज़ बीन गिवन, तो आगे जाके कोई फिक्स पोजीशन नहीं दी हाइड्रोजन को उन्होंने, तो इट वाज द फर्स्ट लिमिटेशन, तो ये पहली लिमिटेशन थी। ठीक है, आइसोटोप वर डिस्कवर्ड आफ्टर लॉन्ग, हाँ तो फिर उसके बाद आइसोटोप को भी डिस्कवर करा गया, है ना, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था। तो हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़, तो आइसोटोप की तो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना। बट डिफरेंट एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मासेज अलग अलग होते हैं मगर उनका एटॉमिक, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो अब उनको कैसे अरेंज करा जाए, है ना, क्योंकि मेंडलीव की तो पूरी पीरियोडिक टेबल ही एटॉमिक मास के बेस पे बनी थी। तो ये भी दूसरा ड्रॉबैक था कि आइसोटोप ऑफ ऑल एलिमेंट पोजेस अ चैलेंज टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अनदर प्रॉब्लम वाज दैट द एटॉमिक मास डू नॉट एग्जिस्ट इन रेगुलर मैनर from going from one element to the next, so it was not possible to predict how many element could be discovered between two elements. So अब एटॉमिक मास जो है वो वेरी करता रहता था, तो दो एलिमेंट्स के बीच में कितने एटम्स आएंगे ये नहीं पता रहता था, है ना। जैसे मैंने बोला कि 1 है और 3 है, तो आपको पता है इसके बीच में सिर्फ 2 आएगा, है ना। अगर मैं बोलूँ पॉइंट में भी आ सकते हैं तो 1.1 1.8 1 कितने सारे आ जाएंगे, है ना। तो यही चीज़ें वहाँ पे मास पता लगाना मुश्किल था कि कितने एलिमेंट्स का गैप है ये। ठीक है, तो ये था हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। फिर आता है मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हमने अभी तक क्या पढ़ा, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल देख ली, अब मॉडर्न देखते हैं। मॉडर्न यानी आजकल जो चल रही है पीरियोडिक टेबल। हेनरी मोजले, नाम याद रखना, 1913 में showed that the atomic number of elements is a more fundamental property than its atomic mass as described below. तो मोजले ने क्या बोला कि एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसके एटॉमिक मास से। ठीक है, यानी उन्होंने अब एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी दी। तो उनकी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, कहता है कि प्रॉपर, देखो ब्रैकेट में लिखा है ना, मतलब कोट में लिखा है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और मेंडलीव कहता है एटॉमिक मास, बस यही अंतर है। तो नई पीरियोडिक टेबल कहती है हमें कि लेट अस रिकॉल द एटॉमिक नंबर, थोड़ा सा रुकना, हाँ, let us recall that the atomic number give us the number of proton in the nucleus of an atom, and this number increase by 1 in going from one element to next. ठीक है, तो देखो कितना बढ़िया बोला इन्होंने बोला कि एटॉमिक नंबर हम मान लेते हैं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं एक एलिमेंट में, और जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे हम उसका नंबर चेंज करते जाएंगे। तो एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करा। अगर आपको याद हो क्लास 9th में हमने पढ़ा था, Z मतलब एटॉमिक नंबर, A मतलब एटॉमिक मास, है ना। तो इससे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी कि प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट कुड बी मेड विद मोर प्रिसीजन व्हेन एलिमेंट वर अरेंज्ड इन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो ज़्यादा ही प्रिसाइज हो जाता है जब एटॉमिक बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, जब हम पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर को ले के चलते हैं। तो ठीक है, तो ये है हमारी असली पीरियोडिक टेबल। अब अगर आप फ़ोन में देख रहे हो इसे तो फिर अपना फ़ोन मोड़ देना, ठीक है, अपना फ़ोन को टिल्ट करके देख लो, या अगर आप बुक में देख रहे हो तो आप बुक को हॉरिजॉन्टल करके देख लो। ठीक है, इस तरह से दिखती है ना, कितनी बढ़िया। और बहुत तुम्हें पता नहीं है ये, देखो जब तुम 11वीं में जाओगे 12वीं में जाओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा ये पीरियोडिक टेबल कितनी डिटेल्ड है, यानी तुम क्या क्या पता कर सकते हो पीरियोडिक टेबल से। इस तरह से इन्होंने 118 एलिमेंट को रख रखा है कि हर काम आसान हो जाता है। जैसे चीट शीट बोलते हैं ना कि एक ही जगह पे सारा कुछ रख दिया, वैसा रखा है। एज यू कैन सी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक केयर ऑफ 3 लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एनॉमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कैन बी डिस्कस्ड। तो
हाइड्रोजन की एनोमलस पोजीशन, यानी हाइड्रोजन को रखा कहाँ जाए, वो भी डिस्कस हो गया, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ विच द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिपेंड। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन, तो क्योंकि उसके पास एक ही प्रोटॉन होता है तो उसको 1 पे रखने का मतलब क्या है, मेटल के साथ रख देना, है ना। ये देखो हाइड्रोजन कहाँ रखा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ। आगे बढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप, 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम नोन एज पीरियड। ठीक है, अब ध्यान देने इस बात का कि जो वर्टिकल कॉलम्स है ना, जिनको हम ग्रुप कहते हैं, ये आगे भी काम आएगा, इसलिए थोड़ा नज़र लगाना कि ये देख रहे हो, ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है, ये सब पीरियड है। मगर ग्रुप क्या है, ये देखो ग्रुप नंबर लिखा है ना, कितने तक जाते हैं, 18 तक जाते हैं। तो 18 को कहते हैं ग्रुप, ये 18 वर्टिकल लाइंस को ग्रुप कहते हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस को पीरियड कहते हैं। ठीक है, लेट अस सी व्हाट डिसाइड द प्लेस ऑफ द एलिमेंट इन अ सर्टेन ग्रुप। You will find that there are some elements contain the same number of valence electrons. Similarly, you will find that the element present in the elements fluorine and chlorine belong to group 17. तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो ग्रुप 17 को बिलोंग करते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन डू फ्लोरीन एंड क्लोरीन हैव इन द आउटर मोस्ट शेल। तो देखो 17 ग्रुप में है, तो फिर इसका मतलब अभी तुम ऐसे मान के चलो कि ऐसा होता है कि 7 है बाहर। सही कह रहा हूँ मैं। जब तुम फ्लोरीन क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तुम्हें याद होगा, है ना, तो फिर उसमें आउटर मोस्ट पे कितने रहते हैं, 7 रहते हैं ना। तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, तो बता दिया मैंने, आउटर मोस्ट में 7। हेंस वी कैन से द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल सिग्निफाई एन आइडेंटिकल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो कितना ईजी कर दिया। अब मैं पूछूंगा भाई फ्लोरीन का कितना होता है, मैं पूछूंगा फ्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब तुम्हें गिनना नहीं पड़ेगा, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए कौन से ग्रुप का एलिमेंट है और तुम बता दोगे, है ना। तो देयर इज़ एन एनोमली। अच्छा आगे बढ़ते हैं। हैंस वी कैन से दैट ग्रुप इन द periodic table signify an identical outer shell electronic configuration. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। तो ये तो एक तरह से हम जानते हैं इस बात को, है ना। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा, उसके शेल नंबर भी बढ़ते जाएंगे, K11, है ना। और देयर इज़ एन एनोमली व्हेन इट कम टू द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इट कैन बी प्लेस्ड ईदर इन द ग्रुप 1 और 17 इन द फर्स्ट पीरियड। ये एनोमली मतलब क्या होता है, थोड़ा एक तरह से गड़बड़ है ना। गड़बड़ कहेंगे कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 पे भी रखा जा सकता है, ग्रुप 7 पे भी रखा जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है। सही कह रहा हूँ, है ना। इसलिए हाइड्रोजन की प्लेस को वो निर्धारित करना बड़ी दिक्कत भरी बात थी उस टाइम पे, अभी भी, है ना। You will find that these elements do not have the same number of valence electron, but they contain the same number of shells. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है मगर शेल सेम है। You also observe that the number of valence shell in electron increase by 1 unit. तो ये हो क्या रहा है, ये मैं पीरियड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे जैसे पीरियड में आगे जाएंगे इनके शेल का नंबर तो सेम रहेगा। ठीक है, यू विल फाइंड दैट दिस एलिमेंट डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट कंटेन सेम नंबर ऑफ शेल। तो शेल तो सेम रहेगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ऑन और वी कैन से दैट द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन बिलोंग टू द थर्ड पीरियड। ठीक है, ये किस पीरियड में आते हैं, थर्ड पीरियड में होते हैं। दिखाऊं, तुम्हारे पास तो बुक है, तुम आराम से देख लोगे। थर्ड पीरियड में देख लो, सोडियम मैग्नीशियम के बाद सीधा हम आगे बढ़ रहे हैं एल्यूमिनियम पे। ठीक है, इसका कारण भी है, बीच में इतनी जगह खाली छोड़ रहे का। फ़िलहाल के लिए आप इतना ही समझ लो कि ये सब एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं।
Since electron in the outermost shell is filled with KLM shell, write the electronic configuration. है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कैसे लिखते हैं कि कितने भरेंगे, ठीक, कितने शेल भरेंगे. हाउ मैनी एलिमेंट आर देयर इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड. तो यू कैन एक्सप्लेन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस periods based on how electrons are filled in various cells. ठीक है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल हो रखी है ना, उसके बेसिस पे तुम बता सकते हो. वी विल स्टडी द डिटेल इन हायर क्लासेस. हाँ, देखने वाले हैं. रिकॉल दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको पता है ना, 2n² के फॉर्मूले में चलता है. तो के शेल पे तो 2 ही होगा, एल में कितना होगा, 8 होगा, फिर 18 हो जाएगा. But the outermost shell can only have 8 electrons. So the third period also have only 8 electrons. तो थर्ड पे भी 8 ही रहते हैं क्योंकि outermost पे 8 ही हो पाते हैं. ठीक है. पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ये हमने 9th में पढ़ लिया था, जिसको याद ना हो तो, है ना. द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अस अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई इन्होंने, केमिकल रिएक्टिविटी बताता है. और एज यू हैव लर्न द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द काइंड ऑफ, हाँ, क्योंकि आपको पता है कि बॉन्ड किस तरह से बनता है. जैसे कार्बन है, अभी हमने इससे पहले यही चैप्टर पढ़ा था. कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है. कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ना. तो 4 कैसे बनाया, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4 आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन है ना. वो चीज़ हमें पीरियोडिक टेबल भी बता देती है. तो कैन यू नाउ से वाई मेंडली चॉइस ऑफ फार्मूला ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन द पोजिशन ऑफ एलिमेंट इज़ द गुड वन. ठीक है. तो अब समझ में आया कि मेंडलीव का जो तरीका था वो क्यों बढ़िया था, है ना. तो ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो ट्रेंड्स मतलब होता है कि चक्कर क्या चलता है, एक तरह से बोला जाए. देखो, अभी आपको एग्जाम सीधा वैलेंसी से समझाते हैं. वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उससे ही वैलेंसी पता चलेगी, है ना. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, आउटर मोस्ट शेल पे होते हैं. तो और दूसरा है एटॉमिक साइज. अच्छा, वैलेंसी जो है, आप सोचो वैलेंसी क्या है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, यानी आउटर मोस्ट शेल पे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ते जाएंगे ना धीरे धीरे. जब हम किस में जाएंगे, पीरियड में जाएंगे. यानी अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था, ये रहा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. तो देख रहे हो, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12, फिर 13. तो 11, 12, 13 जा रहे हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना, है ना, आउटर मोस्ट शेल पे. फिर दूसरा आता है एटॉमिक साइज. द टर्म एटॉमिक साइज रिफर टू द रेडियस ऑफ एटम. एटम का रेडियस. ठीक है. एटम एक टाइप का क्या है, एक स्फेयर है, कह सकते हैं एक स्फेयर है, 3D ऑब्जेक्ट बिटवीन द सेंटर एंड न्यूक्लियस. तो ये पिकोमीटर में होता है, 10⁻⁻12 मीटर में, जो कि नाप भी नहीं सकते हैं, है ना. तो व्हेन वी सी द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस जो होता है कम हो जाता है. ठीक है. जब तुम सोडियम से तुम एल्यूमिनियम तक जाओगे तो साइज़ छोटा होता जाएगा एटम का. क्यों छोटा होगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना. आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं. एल्यूमिनियम में कितने होते हैं, 13 होता है एल्यूमिनियम का, तो 3 होते हैं बाहर. अब आप बताओ कि 3 इलेक्ट्रॉन है और अंदर प्रोटॉन भी हैं, तो आपस में ज़्यादा अट्रैक्शन होगा ना. और आपस में अट्रैक्शन यानी साइज़ छोटा हो जाना. ठीक है. तो आपने देखा कि जैसे जैसे लेफ़्ट से राइट जाएंगे साइज़ जो है वो कम होता रहता है. दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज की वजह से होता है. ठीक है. जो कि इलेक्ट्रॉन को क्लोज पुल करता रहता है और साइज़ छोटा कर देता है. वी विल सी दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप. अच्छा, साइज़ बढ़ता है ग्रुप के नीचे जाने में. ग्रुप मतलब जब तुम जैसे देखते हो ना, ग्रुप कितने हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास 18 ग्रुप हैं. तो जैसे ग्रुप 1 पे अगर देखा जाए, हाइड्रोजन के नीचे आता है सोडियम, है ना. नीचे मैं नीचे जाने की बात कर रहा हूँ. सोडियम का साइज़ बढ़ जाएगा हाइड्रोजन से, क्योंकि उस वहाँ पे शेल बढ़ रहे हैं ना. दिस इज इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. तो साइज़ बढ़ता रहता है. ठीक है. सेल बढ़ेंगे तो साइज़ बढ़ेगा. एज वी सी द मेटल लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम आर टुवार्ड्स द लेफ्ट हैंड वाइल नॉन मेटल लाइक, हाँ. तो देखो सोडियम, मैग्नीशियम, तुम टेबल भी देखते रहो साथ साथ,
है ना, जो पीरियोडिक टेबल पर नहीं है। तो सोडियम मैग्नीशियम जो मेटल लोग हैं वो तो भाई लेफ्ट साइड में है, नॉन मेटल वगैरह राइट साइड में है, और बीच में क्या है, सिलिकॉन है ना, इनका अलग ही रंग वो रखा होगा। सिलिकॉन विच इज़ क्लासिफाइड एज सेमी मेटल और मेटलॉइड बिकॉज इट एग्जिबिट सम प्रॉपर्टी बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। तो कुछ मेटल होते हैं जिनको, कुछ एलिमेंट होते हैं जिनको मेटलॉइड कहते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी को शो करते हैं। मॉडल पीरियोडिक टेबल में जिगजैग लाइन देख रहे हो जो मेटल को और नॉन मेटल को अलग करती है, ठीक है। जैसा एक बार पीरियोडिक टेबल खोल के देखो, वहाँ पे है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। तो ये जो है इनको मेटलॉइड कहते हैं, ये सेमी मेटल कहते हैं, ठीक है। एज यू हैव सीन इन चैप्टर 3, मेटल टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो ये बात भी हमें पता है कि मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड, द टेंडेंसी ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। तो क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे चार्ज जो है वो बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लूज होने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, है ना। डाउन द ग्रुप द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग बिकॉज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर फार अवे। तो जैसे जैसे देखो, जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा उतना आसानी से छूट जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है, यानी प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर। अब वो जितनी दूर होगा उतना दिक्कत भरा काम है ना। तो नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्योंकि वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेने में विश्वास रखते हैं ना। लेट अस लर्न अबाउट द वेरिएशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एज द ट्रेंड्स इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो, नॉन मेटल आर फाउंड द राइट हैंड साइड। नॉन मेटल कहाँ होते हैं, राइट हैंड साइड में होते हैं। और दीज ट्रेंड्स ऑल्सो हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो किस तरह की ऑक्साइड होती है, नॉन मेटल की तो एसिडिक होती है ना, और मेटल की बेसिक होती है। ये हम चैप्टर 3 में भी पढ़े थे। फिर ये कुछ क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं और एक्सरसाइज आ जाती है, ठीक है। एक्सरसाइज से पहले एक छोटी समरी दे रखी है, मैं सोच रहा हूँ समरी को डिस्कस कर लेते हैं। एक तरह से चैप्टर ही हो गया ख़त्म। तो एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी इन देयर प्रॉपर्टी, ये बात का ध्यान रखना। सिमिलर यानी एक तरह से जो एक दूसरे की तरह व्यवहार कर रहे हैं उनको एक साइड रख दिया। डोबेनियर ग्रुप द एलिमेंट इन ट्राइड्स एंड न्यूलैंड गिव द लॉ ऑफ ऑक्टेव। डोबेनियर ने कैसे रखा, 3-3 के जोड़े में रखा, और न्यूलैंड ने क्या करा, लॉ ऑफ ऑक्टेव रख दिया। तो मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। मेंडलीव ने किस तरह अरेंज करा, इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, ठीक है, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जज करा। और मेंडलीव ने प्रेडिक्ट करा कि एग्जिस्टेंस ऑफ सम येट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द गैप्स इन पीरियोडिक टेबल। और उन्होंने यहाँ तक कि बता दिया कि कुछ एलिमेंट्स अभी डिस्कवर होना बाकी है, ठीक है। एनोमलीज इन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास could be removed when the elements are arranged in the order of increasing atomic mass, ठीक है। जैसे जैसे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे देखा जाएगा। द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट डिस्कवर्ड बाय मोजली। तो असल में मोजली की वजह से ही हुआ था, मैंने बोला था ना नाम याद रखना। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जन्म तो इन्हीं की वजह से हुआ था, जिसमें 18 वर्टिकल कॉलम बने थे और 7 हॉरिजॉन्टल रो बनी थी, जिनको पीरियड बोला था। और ग्रुप्स ऑफ पीरियड में डिवाइड होता है सब कुछ, और एलिमेंट जो हैं वो शो पीरियोडिसिटी ऑफ properties including atomic size, valency and combining capacity and metallic and non-metallic character, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है बहुत कुछ समझा देती है हमें कि किस तरह से मेटल्स या नॉन मेटल्स या सारे एलिमेंट्स को डिवाइड करा गया है। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और जैसे कि मैंने आपको बोला ये चैप्टर एक तरह से पूरा समझा दिया है मैंने। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इसी चैप्टर से रिलेट करेंगे, मतलब घुमा फिरा के यहीं से पूछे जाएंगे। तो वो क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में इसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन इन टेक्स्ट बीच में जो पूछे गए हैं वो भी, और एक्सरसाइज के भी। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। बाय।